एक दिन एक अजनबी महिला बारिश से बचने के लिए हमारे घर के बाहर खड़ी थी। हमने उसे घर के अंदर बैठने को कहा और चाय बनाने लगा। चाय पीते पीते जिज्ञासावश हमने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अंजलि बताए। अंजलि नाम सुनकर मैं चौंक गया। मुझे चौंकते देखकर वह हैरानी से पूछी, अंजलि नाम से आपका क्या रिश्ता है? अंजलि कौन थी? तब मैंने अतीत के पन्नों को खोलते हुए बताना शुरू किया। यह 2 साल पहले की बात है। मेरी मामी मौसी जी के साथ शॉपिंग करने गए थे। वही वे लोग एक चाट के ठेले पर चाट खाने के लिए रुक गए। तभी वहां पर एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की और उसकी माँ भी चाट खाने आई। उसकी खूबसूरती देखकर मामी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया, बेटी आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अंजलि है। मामी ने कहा, अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। मामी ने उसकी मम्मी से पूछा, बिटिया की पढ़ाई लिखाई हो गई, अब शादी भी करनी होगी? माँ ने कहा, हाँ जरूर, कोई ब्राह्मण परिवार का अच्छा लड़का मिले तो सही। मामी ने जैसे ही यह सुना उनकी आंखों में चमक आ गई। तुरंत उनकी आंखों के सामने हमारा चेहरा झूलने लगा। दीदी का कितना प्यारा बेटा है, जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। तुरंत मामी ने उनसे कहा, आप कृपया हमें अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हमारी नज़र में कोई लड़का होगा हम आपको फोन करेंगे, हम ब्राह्मण हैं। उन्होंने धन्यवाद कहा और बोला, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। मामी का मन इतना खुश था, सोचा जल्दी जल्दी यहाँ से सीधे दीदी के घर जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। वह कितनी खुश होंगी, कितने दिनों से ज्ञानेश्वर के लिए लड़की ढूंढ रही है, शायद किस्मत में यही लड़की होगी। दीदी के घर पहुंचकर सारी बातें दीदी को बताई। दीदी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अब तुम लोग ही समझो, तुम्हें ही करना है, तुम ही इसके मामा मामी हो, जो करोगे अच्छा ही करोगे। मामी ने कहा, ठीक है दीदी, एक बार अभी फोन कर लेते हैं, फिर कल मिल करके बात करते हैं। दीदी ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। कॉल लगाया, उन्होंने फोन उठाया और बड़ी ही विनम्रता के साथ बातचीत की, आगे मिलने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन वह हमारे घर पर आ गई। सारी बातें हो गई, लड़की की फोटो भी लेकर के आई थी। कुंडली के विषय में विचार किया कि अब उम्र 30 के पार हो चुकी है तो कुंडली मिलाने का कोई मतलब नहीं। शीघ्र ही सगाई की तारीख निकाली गई। हमको को लड़की की फोटो दिखा दी गई। हमने लड़की को देखने या मिलने की इच्छा प्रकट नहीं की। उसका कहना था, जब आप लोगों को पसंद है, मामी ने देख ही रखी है, तो मेरे देखने का क्या मतलब, सगाई वाले दिन देख ही लेंगे। मामी ने मम्मी से कहा। ज्ञानेश्वर का शादी से मन उचट चुका था, क्योंकि इसके पहले एक जगह ज्ञानेश्वर की शादी तय हो चुकी थी, सगाई हो चुकी थी और ठीक शादी वाले दिन है ज्ञानेश्वर बारात लेकर गए और लड़की पीछे के दरवाजे से घर से गायब थी। बाद में पता चला कि उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे थे, जबकि वह किसी और को प्यार करती थी। तब से ज्ञानेश्वर के मन में शादी की इच्छा नहीं थी, फिर भी माता पिता की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी है। एक दिन हम लोगों ने लड़की वाले के यहाँ जाने का दिन निश्चित किया। दीदी को लड़की दिखाए। दीदी को लड़की बहुत पसंद आई। लड़की की माँ ने अच्छे से स्वागत सत्कार किया। पता चला लड़की के पिताजी नहीं हैं, एक भाई है और माँ ही सब फर्ज अदा कर रही है। तब दीदी ने कहा, आप चिंता मत करिए, सगाई और शादी का इंतजाम हम लोग करेंगे, आप तो सिर्फ लड़की की तैयारी करिए और हम लोगों को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी प्यारी लड़की हमें मिल रही है, हमें और क्या चाहिए। वह दिन भी आ गया जब सगाई होनी है। सगाई का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। हम भी लड़की देखकर मिलकर प्रसन्न हो गए। शादी को अभी 1 माह था। लड़का लड़की ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया। दिन भर में रोज एक बार फ्री होकर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की समझने की कोशिश कर रहे थे। फोन पर बात करते करते दोनों में इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि लगने लगा हमको कि अब जल्दी ही शादी हो जाए। एक दिन हम अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, तभी उसने अंजलि से कहा, अगर संभव हो तो तुम भी आ जाओ, साथ में कुछ देर रह लेंगे। अंजलि तुरंत तैयार हो गई और गार्डन में पहुंच गए। हमने अपने दोस्तों से अंजलि को मिलवाया और आपस में बातचीत की, घूमे फिरे, वहीं खाना खाया, मौज मस्ती की। अब जब चलने का समय आया तब अंजलि ने हमसे कहा, क्यों ना हम दोनों आज की रात यहीं रुक जाए, यहाँ रुकने के लिए होटल भी है। हम यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उसने कहा,
नहीं नहीं, शादी के पहले यह सही नहीं है। तब अंजलि ने कहा, इसमें गलत ही क्या है, हम दोनों की सगाई हो चुकी है, 10 दिन बाद शादी होने वाली है, क्या फर्क पड़ता है। और इतना कहने के साथ ही वह हमारे के नजदीक आने लगी। तभी हमने उसे धक्का देकर रोका और कहा, क्या कर रही हो, यह अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर हमने अपने दोस्तों से कहा, अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है। रास्ते में हमने अंजलि को घर के नजदीक ही छोड़ दिया। अंजलि भी वह भारी मन से बाय कहकर चली गई। हमको रात भर नींद नहीं आई और यही सोचता रहा, यह लड़की अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही थी। फिर सोचा, पहली बार मिले हैं, उसको हमसे बात करते करते इतना लगाव हो गया कि उससे रहा नहीं जा रहा। नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। अपने आप को दोषी ठहराते हुए उसने कहा, मैंने बहुत गलत तरीके से अंजलि को डांटा है, पता नहीं बेचारी क्या सोचती होगी। हम अब सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, कब सुबह हो और वह अंजलि को फोन करे। आंखों ही आंखों में सुबह हो गई। सुबह होते ही उसने अंजलि को फोन किया। अंजलि ने अनमने भाव से बात की। हमने माफी मांगी, बस अंजलि थोड़े ही दिन की बात और है, इंतजार करो। वह दिन आ ही गया जब जिसका सभी को इंतजार था। धूमधाम से बाजे गाजे के साथ बारात गई। सभी ने बहुत आनंद लिया। जयमाला के समय बहुत ही आनंद आया। हमारी हाइट बहुत ज्यादा है और लड़की की हाइट कम है, 4 फीट 8 इंच। लोग लड़की को उठाने में लगे। तभी लड़के के दोस्तों ने ज्ञानेश्वर को और ऊपर उठा लिया। जैसे तैसे जयमाला का कार्यक्रम हंसी खुशी संपन्न हुआ। रात भर शादी चली, विदा का कार्यक्रम हुआ, सभी का मन दुखी हो गया। लेकिन हम बहुत खुश थे कि आज उसे अंजलि के रूप में कोई प्यार करने वाला मिला है, उसे समझने वाला मिला है। घर पर बहू के आने पर सारी वैवाहिक विधियां संपन्न हुई और अब वह समय आ गया जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। हमारा कमरा दोस्तों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से सजाया और हमको ऑल द बेस्ट कहकर कमरे में धक्का दे दिया। कमरे में पहुंचते ही हमने देखा अंजलि घूंघट में बैठी हुई थी। हमको देखते ही वह खड़ी हो गई। हमने कहा, अरे अंजलि तुम बैठो। अंजलि बहुत निरीह भरी नजरों से हमारी ओर देखती रही। ज्ञानेश्वर ने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही हो? अब तो मैं तुम्हारा हो गया जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। अंजलि उठी और हमारे पैर छुए और हमने उसे उठाया तो देखते ही उसका चेहरा हैरान हो गया। हमने कहा, अंजलि तुम रो क्यों रही हो? अंजलि ने कहा, ज्ञानेश्वर मैं सही कर रही हूं या नहीं यह मैं नहीं जानती, पर मेरा मन ऐसा करने को कह रहा है। क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो? अंजलि ने कहा, उस दिन जब हम लोग घूमने गए थे तब हमारे आग्रह को तुमने ठुकरा दिया था। घर आकर हमने खूब विचार किया, तब हमने सोचा तुम इतने अच्छे इंसान हो तो अच्छे इंसान को अच्छा ही इंसान मिलना चाहिए। हमने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? अंजलि ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे हित में होगा। मैंने सोचा मेरे सर पर बचपन से बोझ है जिसे मैं उतारना चाहती हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगा तुम समझदार इंसान हो, अगर तुम मुझे समझोगे तो बहुत अच्छा है। बचपन से मैंने देखा हमारे घर में हमारी पिताजी की मृत्यु के बाद माँ घर का भार उठा रही थी। हम जब छोटे थे तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं बड़ी हुई एक दिन घर पर एक आंटी आई, उन्होंने कहा, तुम्हारी बिटिया भी अब बड़ी हो गई है, वह भी अब काम करने लायक हो गई है, तुम्हारा बोझ भी उठा सकेगी। बहुत प्यारी बहुत सुंदर है तुम्हारी बिटिया, किसी की नजर ना लगे। तब हम समझे नहीं, लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझे अपने साथ काम कर ले गई। वहां जाकर हमने जाना कि काम क्या है। माँ ने तब हमें बताया, बेटा आज हम बरसों से तुम सबका पेट पाल रहे हैं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन शारीरिक सौंदर्य हमारे पास है जिसके लिए हमें मोटे मोटे ग्राहक मिल जाते हैं और हमारा घर चल जाता है। मैं सोचती हूँ अगर तुम भी हमारा साथ 2-4 साल तक दो तो तुम्हारी शादी के लिए काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा और फिर हम तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देंगे। हमारी बड़ी बहन की शादी हमारे पिताजी कर गए थे तो आज वह सुख से है। माँ की आदतों को जानते हुए वह हमारे घर नहीं आती। माँ की बातें सुनकर हम अवाक रह गए, लेकिन काम की अवहेलना नहीं कर पाए, मन मारकर उस दलदल में उतरना पड़ा। हमने माँ को इस सौदे के लिए हाँ कर दी। तभी माँ ने मुझे एक कमरे में भेज दिया।
कमरे के अंदर जाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसने मुझे पहली बार अपना शिकार बनाया। करीब 2 घंटे तक वह अपनी हवस मिटाता रहा। मैं कुछ बोल न पाए। उसके बाद उसने हमें काफी मोटी रकम दी और 1 हफ्ते बाद आने के लिए फिर कहा। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। करीब 2 वर्षों से मैं इस कार्य में मां के साथ संलग्न हूं। लेकिन उस दिन जब मैं तुमसे मिली तब मुझे एहसास हुआ कि शारीरिक संबंध से भी बढ़कर भी कुछ और होता है, क्योंकि हमें मां ने बड़े होकर देह समर्पण का पाठ पढ़ाया है। उस दिन हमने यह निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी आप बीती आपको जरूर बताएंगे। हमारी देह आपके लिए पवित्र नहीं है। हमने अपनी मां से शादी से पहले ही कहा था कि हम उनसे मिलकर सारी बात बता देते हैं, उन्हें धोखे में नहीं रख सकते। लेकिन मेरी मां ने मुझे कसम दे दी और कहा, अगर तूने ऐसा किया तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। इस घर में जब मैंने कदम रखा तब मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत किया है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मां की कसम की परवाह किए बिना मैंने आपको सच बता डाला। मुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अब मुझे अंजाम की परवाह नहीं। परवाह मुझे आप जैसे इंसान की है जिन्हें मैं धोखा नहीं दे सकती। अब फैसला आपके ऊपर है, आपको जो उचित लगे वह आप करिए। ज्ञानेश्वर, आप कुछ बोलिए, इतने खामोश मत रहिए, रात काफी हो चुकी है। हमने कहा, अंजलि अब बोलने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। मेरी जिंदगी में पहले एक भूचाल आ चुका था। मैं शादी करने को तैयार नहीं था, लेकिन दूसरा झटका मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजलि, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आत्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अंजलि ने कहा, अंजाम मुझे मालूम था, लेकिन मैं आपके सामने वचन देती हूं अब कभी भी किसी को भी अपनी देह समर्पित नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अग्नि के 7 फेरे आपकी अर्धांगिनी के रूप में लिए हैं। जीवन भर आपके साथ रहूं या न रहूं इसका निर्वाह करूंगी, क्योंकि आप ही की वजह से मैंने सही रास्ते पर चलने का निश्चय किया है, या यूं कहिए कि भटके हुए राही को रास्ता मिला है। हमने कहा, अंजलि तुम यहीं कमरे में आराम करो, मैं बाहर जाता हूँ। क्या करना है सुबह निश्चय करूंगा। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। रात के 2 बजे मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वह बाहर हॉल में आकर सोफे पर लेट गया। सुबह जब मम्मी की नींद खुली तब उन्होंने देखा मैं सोफे पर सो रहा हूँ। यह देखकर उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने कहा, बेटा यहाँ क्यों सो रहे हो? मैं उठा, मैंने कहा, मम्मी बस यूं ही, और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर के बाद जब सभी लोग नाश्ता चाय करके फुर्सत हुए तब हमने मम्मी से कहा, मामा मामी को फोन करके बुला लीजिए, कुछ बातें करनी है। मेरी इस बात से मम्मी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने फोन करके मामी को बोला, रीता तुम भैया के साथ जल्दी आ जाओ। पता नहीं ज्ञानेश्वर क्या कहना चाहता है। सभी के आने के बाद हमने अंजलि से कहा, तुम भी यहीं बैठो, और मम्मी से कहा इनकी मम्मी को भी फोन करो, वह भी यहाँ आए। थोड़ी देर बाद सभी लोग एकत्र हो गए और हमने अंजलि के द्वारा बताई गई सारी बातें सबके सम्मुख रख दी। इसके तुरंत बाद अंजलि की मम्मी उठी और दौड़कर अपनी बेटी को मारने लगी और कहा, कितना तेरे को समझाया था चुप रहना, तुम्हें सही जिंदगी मिल रही है, लेकिन तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गई और आज अपनी जिंदगी नरक बना डाली। चुप रहती तो क्या बिगड़ जाता तेरा, और इसके साथ ही 2-3 थप्पड़ लगा दिए। तभी हमने कहा, आंटी अंजलि ने सच के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है। वह अपना आज सुधारना चाहती है और आप कैसी माँ हो जो उसको गलत राह पर चलने का संदेश दे रही हो। अंजलि ने जो किया वह सही किया, लेकिन हम पति पत्नी की तरह जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। हाँ, जरूरत पड़ने पर हम उसकी मदद अवश्य करेंगे। तभी मामी ने कहा, आप लोगों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि दिखने में चेहरा अलग और चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा अलग है। कितना घटिया लिबास पहना है आपने, हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। किस पर विश्वास करें किस पर न करें, हमने तो आपको और आपकी बेटी को देखकर संबंध तय किया था। तभी अंजलि की मम्मी ने कहा, चल अब यहाँ से अभी कुछ और सुनना बाकी है। अंजलि ने अपने सास ससुर के पैर छुए और कहा, मुझे माफ कर देना, मेरी माँ ने अगर कसम न दी होती तो हम शादी के पहले ही यह खुलासा कर देते, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही थी, इसलिए मैंने शादी की रात को ही ज्ञानेश्वर को यह सब बताना उचित समझा। आप सबको और अपने आप को धोखा नहीं देना चाहती, अंजलि ने ज्ञानेश्वर से कहा।
हम जा रहे हैं, पत्नी न सही अगर एक दोस्त का दर्जा दे सको तो कभी कभार फोन पर सलाह देते रहना जिससे मैं कभी रास्ता न भटक जाऊं। हम जल्दी ही आपको तलाक के पेपर भिजवा देंगे जिससे आप अपना जीवन पुनः प्रारंभ कर सकें। अंजलि के जाने के बाद हम फूट फूट कर रोने लगे और हमने कहा, मम्मी मेरी किस्मत में शादी नहीं है, मैं अब जीवन भर शादी नहीं करूंगा, आप सबकी सेवा और अपना काम संभालूंगा। अब आप लोग कभी भी शादी के लिए बाध्य नहीं करिएगा। हमारी नज़र मामी पर पड़ी तो हमने उन्हें रोते हुए देखा और कहा, मामी आप अपने आप को दोष मत दीजिए, दोष हमारी किस्मत का है, आपने तो हमारा भला चाहा था। हमने तभी अपने घर के नौकर को आदेश दिया कि जल्दी ही पूरे घर से लाइटिंग और सारे बंधनवार उतर जाने चाहिए, अब आप सब लोग भी शादी के माहौल से बाहर आ जाए और अपना जीवन अलग ढंग से शुरू कीजिए। इतना कहकर मैं घर से निकल गया। दिन महीने गुजरते गए, बहुत दिन बाद मामी मामा ने सोचा जाकर हालचाल ले लिया जाए। घर पहुंचकर देखते हैं कि मेरी बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल देवदास बन चुका हूं। मेरे से बात की तो मैंने कहा, मामी अब शादी के विषय में बिल्कुल भी बात मत कीजिए, मैंने अंजलि को देखकर अंजलि से शादी करने का निश्चय किया था, उसे ही अपना माना था, मेरी किस्मत में उसका सुख नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अंजलि जी यही है मेरी आप बीती जो आपके अंजलि नाम ने मुझे अतीत के पृष्ठों को पुनः खोलने के लिए बाध्य कर दिया। इस दौरान आपकी कभी अंजलि से बात नहीं हुई? हमने कहा, जी 3-4 बार हुई। वह पत्थर हो चुकी है, उसकी माँ का वही हाल है। माँ के बार बार कहने पर भी वह अब कहीं नहीं जाती, न ही किसी को घर में आने देती है। उसका कहना है, एक बार मेरी जिंदगी में खुशियों का झोंका आया, मैं उसकी महक हूं, अब अपवित्र नहीं करना चाहती। आपके साथ मैं शादी के बंधन में बंधी थी। आपके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र अब भी मेरे शरीर पर सुशोभित है, उसे कलंकित नहीं करना चाहती। भले ही आप मेरे साथ नहीं हैं पर मैं कल्पना में आपको वरण कर चुकी हूं। अंजलि ने कहा, ज्ञानेश्वर जी एक बात आपसे कहना चाहती हूं, जिस लड़की ने आपको मन से अपना मान लिया है, आपके कारण वह दलदल से निकलकर बाहर आ गई है, क्या अभी भी वह पवित्र है? सारा जीवन उसने आपके नाम कर दिया, क्या कभी उसे अतीत से निकलने का अधिकार नहीं मिलेगा? कौन देगा उससे अधिकार? आप भी उसकी यादों में खोए रहते हैं, क्या अब भी आप उसे माफ नहीं कर सकते? गलती करने के बाद सुधरने का मौका सभी को होता है, उस हिसाब से तो एक मौका आप अंजलि को भी दे दीजिए, आपकी और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अंजलि जी आपकी बातों ने मेरे तन बदन में हलचल सी मचा दी, दिमाग में प्रेरणा का संचार किया है। इस विषय पर मैं विचार अवश्य करूंगा, क्योंकि देवदास बनकर जीवन बर्बाद नहीं किया जा सकता। तुरंत हमने फोन उठाया और अंजलि को फोन लगाया। अंजलि ने तुरंत फोन उठाया, कहा, ज्ञानेश्वर बहुत दिनों बाद आपको हमारी याद आई। हमने कहा, नेहा यह जीवन दोबारा नहीं मिलता, तुमने अपना प्रायश्चित कर लिया है, शायद तुम और हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे कहने से तो आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं, और हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या मन थोड़ा बहल जाएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।